फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि संस्थान, जीआई टैग और कृषि से संबंधित सरकार की योजनाएं और बहुत सारे तमाम पहलू जिन पर चर्चा करने वाले हैं। तो यह दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें कृषि पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 48A में वन्य जीव संरक्षण और पशु संरक्षण की चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण अधिनियम 1955 में पारित हुआ, जिसके द्वारा गायों के वध को रोका गया है, गायों को संरक्षण मिला है। तो आगे देखते हैं, पशुपालन एवं 20वीं पशुगणना 2019 में जो डेटा आया है उसे देखते हैं। तो देखिए, पशुधन में उत्तर प्रदेश कुल धन, जो पूरे प्रदेश में जो पशुधन है, भारत में सबसे अधिक पशु उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है ये। उसके बाद में भैंसों की संख्या में बात की जाए तो यूपी में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। पूरे भारत में जितनी भैंसें उसका 18% अकेले यूपी में है। तो पशुओं की मात्रा में और भैंसों की मात्रा में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। गौवंश गाय, तो गाय की संख्या में तो पहले स्थान पर आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर आपका कौन है? उत्तर प्रदेश, गायों के मामले में। पशु घनत्व और ग्रामीण आय, तो ग्रामीण जो परिवार है उसमें पशुओं के द्वारा आय प्राप्त की जाती है। तो सकल आय का ग्रामीण परिवार में जो आय प्राप्त होती है उसका 25 से 30% जो आय है वो पशुओं से प्राप्त होती है। पशु गणना अंतराल, तो भारत में पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष पे की जाती है। पहली पशु गणना 1920 में की गई थी। जो गणना अभी मैंने बताई है आपको, ये 20वीं पशु गणना थी। देखो इसमें लिखा हुआ है 20वीं पशु गणना। चलिए अब आगे देखते हैं। पशु मेले, तो बटेश्वर पशु मेला ये आगरा में लगता है, आगरा में, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पर ऊँट बिकते हैं, ऊँट मेला भी जाना जाता है। तो यमुना नदी पर कार्तिक पूर्णिमा को आयोजन होता है। आगे देखते हैं अगला मेला। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है दादरी पशु मेला, ये बलिया में लगता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे देखते हैं गंगा, यह जो मेला लगता है दादरी, ये गंगा और सरजू के संगम पर बलिया में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यहाँ घोड़े, गाय, भैंसे आदि का व्यापार होता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर, यह तराई क्षेत्र की विशिष्ट नस्लों का व्यापार होता है, जो वहाँ की स्थानीय नस्लें हैं वो बेची जाती हैं। और मखदूम मेला ये मथुरा में लगता है। यह विशेष रूप से बकरियों की प्रदर्शनी प्रतियोगिताएं होती हैं। ये बकरियों से संबंधित मेला है, इसमें बकरियां बेची जाती हैं। यह मखदूम मथुरा में बकरी अनुसंधान केंद्र भी है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं पशु और उनकी नस्लें, जहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं। जैसे कि भैंस, तो भैंस में एक भदावरी नस्ल है, यह इटावा, आगरा और चंबल की बीहड़ वगैरह इधर पाई जाती है। और इसमें दूध जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा वसा होती है, 12 से 14% वसा होती है। यह वसा देश में सबसे अधिक इसी भैंस में पाई जाती है, भदावरी में, इसका ध्यान रखना। उसके बाद पहचान, जो भदावरी नस्ल है इसके जो तांबे जैसा रंग होता है और यह गर्मी सहने में सक्षम होती है, गर्म एरिया में पाई जाती है। अगली देखते हैं मुर्रा भैंस, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में पाई जाती है। विशेषता, इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह दूध उत्पादन में बहुत अच्छी नस्ल की भैंस मानी जाती है। उसके बाद में देखते हैं तराई भैंस, तो यह तराई के दलदल में और वर्षा वाले क्षेत्र में जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी आदि में पाई जाती है, इसे तराई भैंस बोलते हैं। आगे एक है बकरी। अब देखते हैं बकरी, तो इसमें बकरी में जमुनापारी बकरी पहले पढ़ते हैं। तो देखो यह इटावा चक्रनगर जो क्षेत्र है, यहाँ बकरी जमुनापारी बकरी पाई जाती है, जो जमुना नदी के किनारे पाई जाती है। और ये बकरियों में सबसे बड़ी प्रजाति की बकरी होती है, बहुत भारी शरीर होता है इसका, बहुत बड़ी बकरी होती है, ऊंची बकरी होती है, ध्यान रखना। विशेषता, यह भारत की सबसे बड़ी और भारी भरकम बकरी होती है। और एक प्रश्न यूपी लेखपाल में आया था, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को। तो पहचान देखते हैं, इसके कान लंबे लटके हुए होते हैं, नाक रोमन तोते जैसी होती है, द्यू प्रयोजनी दूध और मांस के प्रयोग में आती है। जैसे इसमें दो प्रयोजन होते हैं, कौन कौन से प्रयोजन? दूध और मांस दोनों के प्रयोग में आती है। अब
देखते हैं नेक्स्ट बकरी जिसका नाम है बर्बरी बकरी। तो बर्बरी बकरी कहाँ और कैसा है तो देखते हैं। तो यह मथुरा और एटा आगरा में पाई जाती है। विशेषता इसे सिटी गॉट कहते हैं। गॉट माने बकरी, सिटी माने शहर में रहने वाली। तो लोग इसे शहर में पाल लेते हैं अपने घर पे, तो इसीलिए इसे बोलते हैं सिटी गॉट, क्योंकि यह खूंटे पर बांधकर आसानी से पाली जा सकती है। ये साल में 2 बार बच्चे देती है। और जो बर्बरी बकरी है ये लंबाई में बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी बकरी यही है। अब देखते हैं गौवंश। तो गौवंश में एक है गंगा तीरी। तो गंगा तीरी गाय जो है यह वाराणसी में पाई जाती है। गाजीपुर, बलिया, गंगा के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ यूपी की एकमात्र मान्यता प्राप्त देसी नस्ल है। ये देसी नस्ल की गाय है। कैन कथा, ये कैन कथा गाय का नाम है। ये बुंदेलखंड में जैसे कि बांदा और हमीरपुर की जो कैन नदी है वहाँ पाई जाती है। उसके बाद पौनबार, ये पीलीभीत शाहजहाँपुर के ताराई क्षेत्र में पाई जाती है। एक है साहिवाल गाय, ये सर्वाधिक दूध देती है, जिसे रेड गोल्ड कहा जाता है। रेड गोल्ड, ध्यान रखना, यह पेपर में प्रश्न आता है। रेड गोल्ड कौन है? पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो यहाँ देखते हैं पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक वर्तमान में गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में आधुनिक पॉलीक्लिनिक कार्यरत हैं। एम्बुलेंस सेवा, तो एम्बुलेंस का जो नंबर है यह है 1962। इसके द्वारा पशुओं के बीमार होने पर सरकारी सेवा एम्बुलेंस के द्वारा दी जाती है। बीमार पशुओं की मोबाइल, इसे बोलते हैं वेटनरी यूनिट। मोबाइल, जैसे ये लिखा है मोबाइल वेटनरी यूनिट, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। और उसके बाद में पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। चक गजरिया स्थान है, वहाँ पर है। और होता क्या है, जैसे खुरपका और मुंहपका जैसे कुछ रोग होते हैं उनके टीके बनते हैं कहाँ? पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ। उसके बाद पशु आरोग्य मेला ग्रामीण क्षेत्र जो होता है उसमें प्रत्येक रविवार को ब्लॉक पर ग्रामीण पशु मेला लगता है, जहाँ पर पशुओं का उपचार किया जाता है। इसका ध्यान रखना, प्रत्येक ब्लॉक पर निःशुल्क इलाज के लिए लगाया जाता है ग्रामीण में। अच्छा, आगे देखते हैं दुग्ध विकास, इसे देखते हैं दुग्ध विकास एवं डेयरी वगैरह। तो इसमें देखते हैं प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1938 में की गई, लखनऊ में की गई। और यह दुग्ध उत्पादक की सहकारी संघ भारत का पहला आधुनिक दुग्ध संघ था। पूछा जाता है कि दुग्ध उत्पादन के लिए पहला कदम जो उठाया गया 1938 में लखनऊ में उठाया गया है, ये कैसी संस्था थी? सहकारी संघ, भारत का पहला आधुनिक दुग्ध उत्पादन संघ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? PCDF, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1962 में हुई। यह इसका ब्रांड का नाम पराग है, पराग नाम से दूध वगैरह बेचता है। तो इसका नाम क्या है? PCDF, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। भारत में जितनी भी डेयरियां खोली जाती हैं वो इसी के नियंत्रण में खोली जाती हैं। ध्यान रखना, इसी के नियंत्रण में। अभी बहुत सारी डेयरियां मिलेंगी जो इसी के नियंत्रण में खोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखते हैं दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन फ्लड। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड की स्थापना कब हुई? तो 1970-71। ध्यान रखना, कहीं उत्तर में मिलेगा आपको 70, कहीं 71, तो ये दोनों ही सन है। तो शुरुआत प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा। हमने अभी बताया कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की है? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा। तो नेतृत्व किसने किया था? एक डॉक्टर वर्गीज कुरियन नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्हें दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इस ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किया 1970-71 में। तो हुआ क्या, इनको दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा इस ऑपरेशन फ्लड के द्वारा बढ़ा दिया था। तो देखते हैं जिसने उत्तर प्रदेश को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बना दिया, किसने? ऑपरेशन फ्लड ने। तो पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है ना कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड जो 1970-71 में पहला चरण, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण 81 से 85 तक, और तीसरा चरण 85 से 96 तक, ये 3 चरणों में संपन्न हुआ। उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दूध संयंत्र मथुरा में स्थापित किया जा रहा है, मथुरा में। तो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता उत्तर प्रदेश में 392 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध प्रतिदिन की उपलब्धता है, ये ध्यान रखना। सबसे अधिक भारत में हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की भी देख लिया आपने। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन,
इसका ध्यान रखना। नंद बाबा दुग्ध मिशन 2023 में करंट का क्वेश्चन है, स्थापना की गई इसकी। तो डेयरी उद्योगों में यूपी को विश्व स्तरीय बनाने हेतु 10 करोड़ कितना 1000 करोड़ धनराशि को लगाया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन 2023 के द्वारा दूध को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद गोकुल पुरस्कार, यह सहकारी समितियों के श्रेष्ठ दुग्ध उत्पादकों को वार्षिक आधार पर दिया जाता है। ये पुरस्कार है जो सहकारी समिति जो दूध उत्पादन करती हैं उन्हें दिया जाता है। उसके बाद में एक पुरस्कार का नाम है नंद बाबा पुरस्कार। यह पुरस्कार देसी नस्ल जो गाय हैं, बाबा नंद गाय चराते थे, तो देसी नस्ल की जो गाय हैं उनके संवर्धन और दूध उत्पादन के बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो आगे देखते हैं रेशम उत्पादन। तो रेशम एवं मत्स्य मधुमक्खी पालन, इस पे विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखो, सहतूत, ये मैदानी भाग में जो सहतूत की खेती की जाती है मैदानी भाग में, और टसर की खेती सोनभद्र और चंदौली में की जाती है। और एरी नाम की जो मधुमक्खियां होती हैं उनकी खेती कानपुर और जालौन और हमीरपुर में की जाती है। उसके बाद रेशम संस्थान, तो रेशम संस्थान अनुसंधान केंद्र विकास केंद्र सुभाग गोंडा में है। कहाँ है ये? गोंडा में। ध्यान रखना है, इसका प्रश्न पूछा जाता है, रेशम केंद्र कहाँ है, अनुसंधान केंद्र। आगे देखते हैं मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन से संबंधित प्रश्न आते हैं। 2014 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। तो आगे देखते हैं संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? लखनऊ में। मत्स्य नीति 2020 को लागू करने वाला यूपी अग्रणी राज्य है। 2020 में मत्स्य नीति बनाई गई थी, उसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने ही लागू किया था। आगे देखते हैं मधुमक्खी पालन। तो सहारनपुर, जैसे मधुमक्खी पालन वहाँ किया जाता है जहाँ पर बागवानी वाले वृक्ष खड़े होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा बागवानी सहारनपुर मुजफ्फरनगर के बागवानी बहुल क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, इसको मधुमक्खी पालन को किया जाता है। आगे देखते हैं कुक्कुट पालन। कुक्कुट माने होता है मुर्गा, कुक्कुट कौन करता है? मुर्गा। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर रायबरेली बरेली में है ये। और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां है, बहुत पीछे है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। तो देखते हैं पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में। देखो, पशुओं के साथ इज्जत नहीं की जाती है, कहीं भी कोई सुई लगा के चला जाता है, कोई गर्भाधान कृत्रिम रूप से कर रहा है तो उनकी इज्जत नहीं की जाती है। तो ये इज्जत नगर बरेली विश्व प्रसिद्ध संस्थान है, ध्यान रखना। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी इज्जत नगर बरेली में है। उसके बाद आगे देखते हैं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में स्थापित किया गया। कहाँ पर? मथुरा में। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये बकरी के लिए मखदूम मथुरा में है और वहाँ मेला भी लगता है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, ये मेरठ के पल्लवपुरम में है। उसके बाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है, यहाँ से भी बार बार प्रश्न आता है। उसके बाद कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये लखनऊ में 1989 में स्थापना की गई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और देखते हैं कुछ और अनुसंधान। देखो, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। उसके बाद पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये महोबा में है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं हमारे भारत में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उसमें से देखते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में 1975 में स्थापना। पूछा प्रश्न ये जाता है कि राज्य का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो चंद्रशेखर आजाद कानपुर वाला। लेकिन राज्य का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लेकिन वो कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालय में ये आ जाएगा। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, ये अयोध्या में है, ये पूर्वी क्षेत्र का गौरव माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मेरठ में है, ये पश्चिमी क्षेत्र की कृषि तकनीक हेतु स्थापित किया गया। बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है। और रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ से प्रश्न और आता है, ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश में केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कहाँ है? झांसी में।
इसे 2014 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया और उत्तर प्रदेश का एकमात्र 2014 में बनाया गया, ध्यान रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है, सैम हिगिनबॉटम, ये प्रयागराज में है, यह एक मान्यत विश्वविद्यालय है। तो ये 6 कृषि विश्वविद्यालय थे। उसके बाद महत्वपूर्ण सरकारी नीतियाँ, जैसे कृषि नीति 2019, इस नीति के अनुसार निर्यात को दोगुना करना है, इस नीति का उद्देश्य है। आगे देखते हैं, 2024 तक इसका उद्देश्य है कि जो निर्यात बाहर बेचते हैं उसे दोगुना करना है, लेकिन 2024 निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ा है। कृषि निवेश पोर्टल, किसानों के लिए एक ही स्थान पर सभी सरकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, इसका कुछ बातें थी। पशु बीमा योजना, पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर 30,000 से 50,000 की सहायता दी जाती है, तो इसका ध्यान रखना। ये 2019 में लागू किया गया था। अब कुछ योजनाओं को देखते हैं। किसान मित्र योजना, तो ये 18 जून 2001 को शुरू की गई है। किसान वही योजना, ये 1992 को शुरू की गई। पासबुक, इसमें ध्यान रखना, पासबुक कराई गई है, जिसमें किसान की खेती का सारा विवरण होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि यहाँ से सनें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना कौन सी योजना किस समय तैयार कराई गई। किसान क्रेडिट कार्ड, थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ने पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम लोग KCC भी बोलते हैं, तो देखते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू की गई, जिसमें किसान को कृषि कार्य के लिए 7%, जो सस्ती दर है, 7% वार्षिक दर पर, ब्याज की दर पर ऋण दिया जाता है, और समय से पैसा अगर वापस कर दे किसान तो 3% की छूट मिल जाती है। तो 7% में 3% की छूट मिलने पर उसको 4% की दर से ही ब्याज देना पड़ता है। तो किसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कृषि कार्य कर पाता है अच्छी तरह से। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण समिति, तो ध्यान रखना, किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाया गया उसके लिए RB गुप्ता समिति की सिफारिश ली गई थी 1998 में। मॉडल, इस मॉडल को नाबार्ड ने बनाया था, ध्यान रखना। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट में आप बताएंगे। ब्याज दर, समय पर ब्याज भुगतान करने पर ब्याज 4% ब्याज दर रह जाती है, 3% कम हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया। क्षेत्र, अब यह खेती के अलावा पशुधन और मत्स्य पालन पर भी किसान क्रेडिट कार्ड यानी लोन मिल जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। अगली योजना किसान सम्मान निधि 2019 में शुरू की गई। इसमें होता क्या है कि इसकी शुरुआत गोरखपुर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। प्रत्येक वर्ष 2000 की 3 वार्षिक किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसान को। इसका ध्यान रखना, किस किसान को मिलते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं कुसुम योजना, तो कुसुम योजना में किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाते हैं। चकबंदी योजना, तो ये 1954 में शुरू की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है, सने बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, तो किसानों की दुर्घटना होने पर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश के कृषि GI टैग, तो GI टैग क्या होता है, G माने ग्राफिकल और I माने इंडेक्स, तो इसे बोलते हैं भौगोलिक सांकेतिक या भौगोलिक संकेत। तो GI टैग दिया जाता है। अर्थ, किसी क्षेत्र में खास पहचान बनाने के लिए वस्तुओं को कानूनी रूप से एक चिन्ह दिया जाता है, जिसे GI टैग बोलते हैं। जैसे किसी क्षेत्र की जो फसल या जो भी वस्तु प्रसिद्ध है उसे दिया जाता है। तो इसके लिए अधिनियम बनाने पड़ा, ध्यान रखना। अधिनियम का नाम क्या है, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, जिसे 15 सितंबर 2003 से लागू किया गया। ये अधिनियम बनाया 1999 में गया था। तो यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। पंजीकरण कार्यालय, तो इसका कार्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। और वैधता, अगर किसी वस्तु को GI टैग मिल जाए तो उसे 10 वर्ष तक उसे की वैधता रहती है। उसके बाद इसका नवीनीकरण भी कराया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ से और भी पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे नारा, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, GI टैग जो है ना उसका नारा है। उसके बाद प्रथम GI टैग दार्जिलिंग असम को मिला था 2004-05 में। ध्यान रखना 2003 से शुरुआत हो गई, लेकिन पहला जो GI टैग असम की जो दार्जिलिंग की चाय है उसको मिल पाया है। और कब मिला ये सन देख लो। उत्तर प्रदेश में किसे किसे मिला है, उत्तर प्रदेश को देखते हैं। जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल,
यह बुद्ध का प्रसाद बोला जाता है, महात्मा बुद्ध का, इसे मिल चुका है। वाराणसी में बनारसी पान को मिला है, वहाँ का लंगड़ा आम वाराणसी का, और सिल्की साड़ी को मिला है। बागपत में रतौली आम को मिला है। महोबा में देसावरी पान, कन्नौज के एत्र यानी परफ्यूम को मिला है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों पे मिला है। आगरा में पेठा को मिला है, लेदर फुटवियर को मिला है, मथुरा के पेड़ा को मिला है, और मेरठ के खेल के सामान को मिल चुका है। उसके बाद हाथरस की हींग को मिला, मुजफ्फरनगर की गुड़ को मिला, प्रयागराज का सुरखा अमरूद को मिला है। प्रयागराज में अमरूद बहुत ज़्यादा होता ना। सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी को मिला है। और इसका नाम क्या है, आदमचीनी चावल जो चंदौली में पाया जाता है उसे मिल चुका है। रतौली आम बागपत को मिल चुका है। महोबा का देसावरी पान इसे भी मिल चुका है। तो आगे देखते हैं और किसी किसी मिला है। तो आदम चीनी चावल जो चंदौली का बता चुके हम। मुजफ्फरनगर की गुड़ को मिला है। उसके बाद दशहरी आम जो मलिहाबाद लखनऊ का है, लंगड़ा आम जो वाराणसी का है, इन्हें मिल चुका है। कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी में सबसे अधिक जीआई टैग मिले हैं, तो सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य यूपी है। और सबसे पहले किसे मिला है, असम की दार्जिलिंग चाय को। वाराणसी में सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर है। राज्यों में यूपी पहले पे है और शहर में वाराणसी। उद्देश्य है, और जो जीआई टैग दिया जाता है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उत्पाद की नकल को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद की पहचान बनाना। रतौली आम बागपत इसे मिल चुका है। उसके बाद कुछ बातें हैं। महोबा का देसावरी पान, ये बता चुके हम सब, अभी लिखा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रमुख क्रांतियाँ। तो देखते हैं, अब क्रांतियों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हरित क्रांति जो इंदिरा गांधी के समय में शुरू, पेपर में एक क्वेश्चन आता है किसके शासनकाल में शुरू हुई, तो इंदिरा गांधी 1966-67। ये किस लिए बनाई गई थी, जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए, विशेषकर इस क्रांति के द्वारा गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाया गया है। तो ज़्यादातर उत्पादन जो बढ़ा है वो गेहूं का बढ़ा है, धान का उतना नहीं बढ़ पाया है। तो ये उसके बाद में सर्वाधिक प्रभावी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है और पंजाब है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति के द्वारा फसलों की जो उत्पादकता बढ़ाई गई है। उसके बाद में जैसे कि गेहूं और धान पर विशेष प्रभाव रहा है इसका। और उसके बाद में गेहूं धान में भी सबसे पहले नंबर पे कौन है, गेहूं, ध्यान रखना। उसके बाद में जो हरित क्रांति उसके जनक विश्व लेवल पे कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में इसके जनक कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द जो है वो विलियम गॉड ने दिया था, यह भी प्रश्न पेपर में आता है। उसके बाद देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के समय शुरुआत हुई इसकी। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई 1970 में। इसके जनक मैंने बताए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन कहा जाता है, ध्यान रखना। पीली क्रांति तिलहन और सरसों सूरजमुखी से संबंधित है। उसके बाद नीली क्रांति मत्स्य मछली पालन से। गुलाबी क्रांति प्याज झींगा मछली पालन औषधि वगैरह। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। गोल क्रांति आलू वगैरह संबंधित है, और आलू में उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा है, पहला स्थान है। रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल शहद और बागवानी विकास से संबंधित। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। बादी क्रांति बादामी मसाला। और इंद्रधनुष क्रांति कृषि क्षेत्र में सभी क्रांतियों को सम्मिलित करके उनका विकास करने के लिए। तो ध्यान पूछा जाता है, जो कृषि फसलों से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति, और सभी क्रांतियों को विकास और बढ़ावा देने के लिए। काली ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम बायोडीजल से संबंधित है। और सदाबहारी क्रांति जैविक उत्पाद और समग्र कृषि विकास के लिए। उत्तर प्रदेश में इन क्रांतियों के द्वारा आलू गन्ना और दूध का उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ा कि देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश ने ले लिया है। और उसके बाद में कृषि पार्क, किसानों को उत्पादकों को उचित दाम देने के लिए कृषि पार्क की स्थापना की गई, जिसे एग्रो पार्क कहा जाता है। हापुड़ लखनऊ वाराणसी सहारनपुर गाजिया ये कुछ जिले हैं, इन जिलों में कृषि पार्क स्थापित किए गए हैं, एग्रो पार्क। पेपर में प्रश्न यहाँ से आता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो प्रश्न अभी तक विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मैंने 55 प्रश्नों को लिया है, देखते हैं। पहला प्रश्न आपको क्या लिखा हुआ है,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय है? तो यह मथुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि क्रांतियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो देखते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न बिल्कुल सही, श्वेत क्रांति दूध बिल्कुल सही, नीली क्रांति तिलहन गलत, और उसके बाद पीली क्रांति तिलहन बिल्कुल सही है। नीली क्रांति मछली पालन के लिए है। उत्तर प्रदेश में भदावरी भैंस मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो अभी बता के आए थे हम, इटावा और आगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो अभी मैंने बताया था 2023 में शुरुआत की गई 1000 करोड़ रुपए के लागत से। संस्थानों के मुख्यालय संबंधित विकल्प, भारतीय दलहन संस्थान कानपुर बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश कृषि प्रयागराज गलत है, लखनऊ में है ये। उसके बाद केंद्रीय बकरी मथुरा खातरूम बिल्कुल सही, भारतीय गन्ना, ये दोनों से तीनों सही हैं, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया? तो यह 2014 में दिया गया है। नेक्स्ट, काला नमक चावल, ये सिद्धार्थनगर का चावल है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। पशुओं के संदर्भ में गलत विकल्प को पहचानिए। भदावरी सर्वाधिक बसा देने वाली बिल्कुल सही, जमुनापारी इटावा क्षेत्र बिल्कुल सही, बरकरी बकरी पीलीभीत ये गलत है, और गंगातारी गाय वाराणसी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसमें सी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, बरतरी जो बकरी थी बरबरी बकरी बोला जाता है, ये मथुरा में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो मथुरा में बकरी अनुसंधान केंद्र भी है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये झांसी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना से संबंधित असत्य कथन चुनिए। इसकी शुरुआत 1998-99 बिल्कुल सही, किसानों को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है बिल्कुल सही, और इसकी यूपी में यह योजना 1992 में, ये गलत है, इसका ये गलत है, नीचे वाला सही हो जाएगा। सॉरी कोई दिक्कत नहीं, अब देखते हैं आगे। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? ये वाला सी वाला, नीचे वाला सही है। मत्स्य पालन को भी अब कृषि का दर्जा दे दिया क्या है इसमें, मत्स्य पालन, अच्छा पशुपालन और मत्स्य पालन पे दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला, उत्तर प्रदेश में एरी रेशम पार्क रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो एरी नाम के भी मैंने बता के आए, ये कानपुर में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, बटेश्वर आगरा बिल्कुल सही, दादरी बलिया बिल्कुल सही, नौचंदी मेरठ बिल्कुल सही, देवी पाटन बाराबंकी लगता है, इटावा में नहीं लगता। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये झांसी में है। आगे, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादकता कितनी है? तो ये लगभग अब तो बढ़ चुकी है, 392 दे रहा है, लगभग 400 से प्लस है अभी। आगे देखते हैं, जीआई टैग के संदर्भ में गलत, तो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर सही, रतौली आम बागपत सही, देसावरी पान महुआ सही, और आदम चीनी चावल ये यहाँ का नहीं, गलत है, ये चंदौली का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वसा प्रसव वाली भैंस, तो ये भदावरी भैंस है जो ज़्यादा वसा देती है। नेक्स्ट प्रश्न, पैनवार गाय की नस्ल उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पीलीभीत में पाई जाती है। आगे देखते हैं, कृषि जोतों के संदर्भ में गलत कौन सा है? तो सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है बिल्कुल, लघु किसान बिल्कुल सही है, इनके पास 1 से 2 हेक्टेयर होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक संख्या बड़े किसानों की है, बिल्कुल गलत, उत्तर प्रदेश में ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था सबसे अधिक किसान कौन है? सीमांत प्रकार के, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और यूपी की औसत जो जोत है वो इतनी है 0.73, इसे भी देख लो। तो केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये केंद्रीय गौवंश से संबंधित मेरठ में है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास से संबंधित गलत विकल्प, तो दुग्ध संघ की स्थापना 1938 बिल्कुल सही, PCDF 1962 बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश का प्रथम दुग्ध संघ कानपुर गलत, पराग ब्रांड बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, गलत है, ये कानपुर नहीं लखनऊ होना चाहिए। अगला देखते हैं, दादरी पशु मेला बलिया में लगता है। आगे देखते हैं, रतौली आम जिसे जीआई टैग मिला है ये बागपत का है। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय के स्थान से संबंध में कौन सा मिलान असत्य है? तो चंद्रशेखर कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या बिल्कुल सही है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल
ये बांधा, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा इसमें। ये चंद्रशेखर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला है, ये मेरठ में है। उसके बाद राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी ब्यूरो स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशु वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से सही मिलान कीजिए। तो केंद्रीय गौवंश अनुसंधान मेरठ बिल्कुल सही, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बिल्कुल सही है, भारतीय चारागाह झांसी में, इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, चीनी वाला कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये विकास खंड यानी ब्लॉक स्तर पर किया जाता है प्रत्येक रविवार को। आगे देखते हैं, रेशम उत्पादन के संबंध में कौन सा मिलान कीजिए। अच्छा, शहतूत रेशम मैदानी क्षेत्र, टसर रेशम सोनभद्र, एरी कानपुर, रेशम अनुसंधान संस्थान बरेली में नहीं है, ये गलत है। अगला देखते हैं, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब 1962 में की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो पशुओं की विशेषता के संदर्भ में गलत, तांबे के रंग वाली भैंस भदावरी सही है, सिटी गॉट के नाम से जानी जाती है बरबरी बकरी बिल्कुल सही है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है मुर्रा भैंस को बिल्कुल सही, भारत की सबसे छोटी बकरी जमुनापारी नहीं है, ये कौन सी होती है, सबसे छोटी बकरी बरबरी होती है, जमुनापारी सबसे बड़ी बकरी होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम अनुसंधान विकास केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये गोंडा में स्थापित किया गया है, रेशम गोंडा, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना रेशम वाली, वो अपने आप को गोंडा समझती है ना। उत्तर प्रदेश की कृषि योजना के संबंध में गलत, तो किसान भाई 92 सही, चकबंदी 54 सही, किसान मित्र 2001 सही बिल्कुल, नंद बाबा ये गलत है, दुग्ध मिशन ये 2023 में शुरू किया गया था, 15 में है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जमुनापारी बकरी के नस्ल के लिए जाना जाता है, तो जमुनापारी नस्ल खासकर इटावा, जमुना के किनारे वाली बकरियां। तो उत्तर प्रदेश के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में गलत, ये मथुरा में, सही बात है, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिल्कुल सही, इज्जतनगर बरेली में बिल्कुल गलत, यह राज्य का एकमात्र पशु बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मैंने अभी इज्जतनगर बरेली में बताया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक क्रियाशील है, तो यह गोरखपुर में है, इसमें जो ऑप्शन है उसमें गोरखपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो मैंने बताया था आगरा बटेश्वर। उसके बाद प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2024 का लक्ष्य निर्यात को कब तक दोगुना करना है, 2024 तक दोगुना करना था, लेकिन क्या गुना हुआ इसका कोई पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड दुग्ध विकास की शुरुआत कब हुई, तो 1970 में हुई, ध्यान रखना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय है, तो ये वाला हो जाएगा, सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश की किसान वही योजना 1992 में शुरू की गई, वही 92, किसान वही 92। आगे देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के संबंध में गलत प्रश्न, तो इसकी शुरुआत 1998 बिल्कुल सही, इसके जो प्रारूप तैयार किया था आर.बी. गुप्ता बिल्कुल सही। किसान क्रेडिट कार्ड, सॉरी इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड केवल फसल उगाने के लिए दिया जाता है, पशुपालन के लिए नहीं, ये गलत बात है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ये फसल और पशुपालन एवं मछली पालन सबके लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी गलत है। इस पर ब्याज की दर 3% छूट दी जाती है, बिल्कुल ये भी बात मैंने वही बताई थी। अब चलते हैं आगे। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे दूध क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत माने दूध, तो क्रांति संबंधित गलत। नीली क्रांति मत्स्य पालन, पीली क्रांति खाद्यान्न, पीली खाद्यान्न नहीं है इसमें, हरी है खाद्यान्न, ऑप्शन बी गलत। लाल टमाटर मांस, उसके बाद अमृत नदी जोड़ो परियोजना बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा क्योंकि हरी क्रांति खाद्यान्न से है। उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन के कारण गोल क्रांति में अग्रणीय है, तो यह टमाटर, वो आलू, इसमें कौन सा हो जाएगा, गोल क्रांति में आपका आलू होता है।
गोल क्रांति में वैसे टमाटर तो नहीं, आलू हो जाएगा, ठीक है। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति जनक किसे माना जाता है? तो विश्व स्तर पर डॉक्टर बोरलॉग। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई। उसके बाद गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली पालन वगैरह से। उसके बाद देखते हैं, सॉरी ये गुलाबी है ना, झींगा मछली से होगी, ठीक। आगे देखते हैं, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? विलियम गॉड ने, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, किसान क्रेडिट मॉडल किस संस्था द्वारा? तो नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। आगे, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा और मछली पालन वगैरह, मुर्गी पालन, मछली पालन नहीं। भूरी क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के समय सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन थी? तो गेहूँ। दूसरे नंबर पर चावल, पहले नंबर पर गेहूँ। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ने से संबंधित है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत समय पर भुगतान करने वाले व्यक्ति को कितना ब्याज देने पड़ता है? 4%, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।